गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 9 में अनुबंध अधिनियम की शब्दावली चल रही है। कुछ शब्दावलियां हमने देख ली थी, जो कुछ बच गई हैं उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। निक्षेप अनुबंध। जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस शर्त पर माल सुपुर्द करता है कि निश्चित उद्देश्य के पूरा हो जाने पर वो उस माल को लौटा देगा या फिर उसके निर्देशानुसार उस माल की व्यवस्था कर देगा। निक्षेप का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना माल इस शर्त पर सुपुर्द करता है कि निश्चित उद्देश्य के पूरा हो जाने पर वो उस माल को लौटा देगा या उसके कहने के अनुसार उसकी व्यवस्था कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम है, आपने मेरे से कहा कि सर हमारे एग्जाम के 5 दिन बाकी हैं, आप अपनी बुक हमें दे दीजिए, एग्जाम पूरा होने के बाद हम उसको वापस लौटा देंगे। मैंने आपको अपनी बुक दे दी, आपका उद्देश्य जैसे ही पूरा हुआ आपने मुझे वापस लौटा दी, तो ये क्या हो गया? निक्षेप का अनुबंध। या फिर मैं ये कहूँ कि आपको बुक वापस नहीं लौटानी है, आप ए बी सी और किसी को वो बुक वहाँ पहुँचा देना, वो काम अगर आप कर देंगे तो ये भी निक्षेप का अनुबंध है। समझ गए? अब देखिए, निक्षेपी या निक्षेप ग्रहीता वो व्यक्ति जो अपने माल का निक्षेप करता है, निक्षेपी कहलाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मेरी बुक मैंने आपको दी, या मैं क्या हूं? निक्षेपी, निक्षेप करता। मैंने अपने माल का निक्षेप तुम्हारे को किया है, तुम्हारे को बुक दी है। तथा वह व्यक्ति जो निक्षेप अनुबंध में किसी उद्देश्य के लिए माल को प्राप्त करता है वो कहलाता है निक्षेप ग्रहीता। तो आप क्या हैं? निक्षेप ग्रहीता। अब देखिए, निक्षेप 2 प्रकार का होता है, सशुल्क निक्षेप और दूसरा होता है निःशुल्क निक्षेप। निःशुल्क निक्षेप देखिए, जिसमें निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता के मध्य प्रतिफल का लेन देन नहीं होता है। आपने मेरे से बुक मांगी, मैंने आपको बुक दी और मैं आपसे इसके बदले में कुछ नहीं लेता हूं। 5 दिन का मैं आपसे कुछ भी नहीं लेता हूं, तो ये कौन सा निक्षेप है? निःशुल्क निक्षेप। और जिसमें प्रतिफल का लेन देन होता है वो कहलाता है सशुल्क निक्षेप। अगर मैं आपको बुक देने के बदले में ये कहता हूं कि मैं आपसे 5 दिन के 100 रुपीज लूंगा, तो ये क्या हो गया? सशुल्क निक्षेप। नेक्स्ट देखिए, ग्रहणाधिकार। किसी व्यक्ति के अधिकार में रखी हुई वस्तु जिसका वो स्वामी नहीं है, तब तक वो अपने पास में रख सकता है जब तक उसकी मांगों को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता। किसी व्यक्ति के अधिकार में कोई वस्तु रखी, वो तब तक उस वस्तु का मालिक है जब तक उसकी मांग को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको किसी की खोई हुई बकरी मिल गई, आप उसको अपने घर ले जाते हैं। आपने प्रयास किया मालिक को ढूंढने का, कोई मालिक नहीं मिल पाया, आपने अपने घर में रख लिया। 6 महीने बाद में बकरी के मालिक को पता चला कि मेरी बकरी आपके घर में है, वो लेने के लिए आता है, तो आप तब तक उस वस्तु को नहीं देंगे जब तक आपकी मांग को संतुष्ट नहीं कर दिया जाए। आप दे भी सकते हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि 6 महीने तक हमने इस पर
5,000 रुपये खर्च कर दिए, वो 5,000 रुपये दें, अपनी वस्तु ले जाए। जब तक वो नहीं देता है तब तक आप उसके स्वामी हैं। तो ये कहलाता है ग्रहणाधिकार। अब देखिए गिरवी, किसी व्यक्ति के भुगतान या वचन के पालन की क्षतिपूर्ति के लिए माल का निक्षेप करना गिरवी कहलाता है। गिरवी तो आप लोगों ने नाम सुना ही है। जब हम लोन लेते हैं बैंक से मकान बनाने के लिए, तो अपने मकान का पट्टा क्या करते हैं, बैंक के पास रखते हैं। वो क्या कहलाता है, गिरवी। कोई व्यक्ति किसी से लोन लेकर आता है, अपने गहने रखकर आ जाता है, तो गहने क्या हो गए, गिरवी। वो अपने वचन के पालन के लिए रखे गए। जब कभी लोन चुकता हो जाएगा, ऋण चुकता हो जाएगा, तो अपनी गिरवी रखी वस्तु को वापस प्राप्त कर लिया जाएगा। गिरवी करता वो व्यक्ति जो माल को गिरवी रखने हेतु निक्षेप करता है, जो अपना माल किसी दूसरे व्यक्ति को वचन के पालन के लिए देता है, वो कहलाता है गिरवी करता। और गिरवीग्राही जो किसी दूसरे को माल को निक्षेप के रूप में या गारंटी के रूप में, प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करता है, वो कहलाता है गिरवीग्राही। अगला देखें एजेंसी। एजेंसी एजेंट और प्रधान के बीच ठहराव द्वारा उत्पन्न एक ऐसा संबंध है जिसमें प्रधान एजेंट को अपना प्रतिनिधित्व करने तथा अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। तो एजेंसी एजेंट और प्रधान के बीच में एक ऐसा संबंध है। दो पक्ष होते हैं एजेंसी में, एक एजेंट होता है, दूसरा प्रधान होता है। प्रधान कौन, जो मालिक है एजेंसी का। एजेंसी एजेंट और प्रधान के बीच में ठहराव द्वारा उत्पन्न एक ऐसा संबंध है जिसमें प्रधान एजेंट को अपना प्रतिनिधित्व करने और तीसरे पक्ष के साथ, अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। उसको यानी अपने अधिकार एजेंट को प्रदान कर देता है। और लास्ट देखें इसमें एजेंट वह व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करने और अन्य पक्षकारों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत किया है, वो व्यक्ति कहलाता है एजेंट। तो ये शब्दावली कंप्लीट होती है और आपका 9th चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 10th 9th चैप्टर से रिलेटेड ही है। शब्दावली जितनी भी इसमें आई है 10th चैप्टर में ये शब्द फिर से आएंगे। तो देखिए 10th चैप्टर आज थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। जितनी भी शब्दावलियां हमने पढ़ी है उनके संबंध में क्या क्या वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो पहला देखिए प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधान। लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोमिस या प्रपोजल। प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधान 9th चैप्टर में आपने पढ़ा है प्रस्ताव किसे कहते हैं।
अब ये बात तुम्हारे को ध्यान में होनी चाहिए। किसे कहते हैं प्रस्ताव? एक पक्ष द्वारा किसी दूसरे पक्ष के समक्ष अपनी इच्छा इस भाव से प्रकट करना कि दूसरे पक्ष की स्वीकृति प्राप्त हो जाए। तो ये जो इच्छा है, ये इच्छा ही प्रपोजल या प्रस्ताव कहलाती है। तो प्रस्ताव के संबंध में कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? पहला देखिए, प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है। 2 पक्षकार होंगे तो एक पक्षकार प्रस्ताव रखेगा और दूसरा पक्ष प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करेगा। एक पक्ष दोनों काम नहीं कर सकता है, इसलिए प्रस्ताव के लिए आवश्यक है कि कम से कम 2 पक्ष हों। सेकंड देखिए, प्रस्ताव सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। अगर स्वीकृति मिल जाती है सकारात्मक है, नहीं तो नकारात्मक। प्रस्ताव विशिष्ट, गर्भित, स्पष्ट या साधारण हो सकता है। प्रस्ताव विशिष्ट हो सकता है। विशिष्ट प्रस्ताव कौन सा होता है? जो किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है। गर्भित प्रस्ताव जो लिखित और मौखिक शब्दों में प्रकट नहीं होता है बल्कि आचरण द्वारा प्रकट होता है। स्पष्ट जो लिखित और मौखिक शब्दों में दिया जाता है, स्पष्ट प्रस्ताव। तो प्रस्ताव विशिष्ट हो सकता है, गर्भित हो सकता है, साधारण हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है, तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए, प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? वैधानिक संबंध स्थापित करना, और उसी के लिए व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। प्रस्ताव की शर्त जो भी है वो निश्चित होनी चाहिए। माल कब आएगा, मूल्य कितना होगा, भुगतान कब किया जाएगा, ये जो शर्तें हैं ये सारी निश्चित होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्ताव तभी किया हुआ माना जाता है जबकि प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसे प्रस्ताव किया जाता है। प्रस्ताव को तभी प्रस्ताव माना जाएगा जब उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाएगा जिसको प्रस्ताव किया गया है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ से प्रस्ताव करता है या स्वीकृति देता है तो उसे प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है। केवल मात्र प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है। इच्छा है लेकिन प्रस्ताव किया नहीं है तो इसे प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। हम होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो हमारी इच्छा तो है प्रस्ताव करने की। वहाँ गए, टेबल पर बैठे, मेन्यू कार्ड हमने देखा क्या क्या रेट है, तो प्रस्ताव करने की इच्छा तो है लेकिन प्रस्ताव हमने किया नहीं। तो जब प्रस्ताव करने की इच्छा है केवल उसको प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। रेस्टोरेंट वाला हमारे से ये नहीं कह सकता कि आप टेबल पर बैठ गए, आपने मेन्यू कार्ड देख लिया, अब कुछ ना कुछ आप प्रस्ताव दें। ये जबरदस्ती हमारे साथ में नहीं कर सकता। तो केवल मात्र प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। मैंने आपको बताया था कि मैरिज होती है, एक पक्ष प्रस्ताव रखता है, दूसरा पक्ष स्वीकार करता है, लेकिन एक पक्ष ने प्रस्ताव रखा ही नहीं। प्रस्ताव रखने की इच्छा है, उसको प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। जब तक वो प्रस्ताव रखेगा नहीं तब तक स्वीकृति उस पर मिल नहीं सकती है। तो प्रस्ताव
करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है। आज इतना ही बच्चों, बाकी कल की क्लास में बात करेंगे। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10th चैप्टर। ओके, थैंक्स।